Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 science chapter 14 electric circuit and its effect. So without wasting any more time, let's start. So these are the topics that we will cover: about introduction of the chapter and electric circuit, what is electric circuit, and cell and battery, heating effect of electric current, and magnetic effect of heating current, electric current, also known as electromagnets. So the topics are being started. The most convenient source of energy is electricity, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक बहुत अच्छा स्रोत है. Electricity has a very important role because it is used to run many electric appliances like bulb, television, stereo system, refrigerator, washing machine, computers, etc. तो इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है क्योंकि उससे हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, जैसे बल्ब हो गया, टेलीविज़न, टीवी, कुछ अलग अलग चीज़ें, बूफर वगैरह, फ्रिज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी पे होता है. एंड वी कैन नॉट थिंक आवर लाइफ विदाउट मेकिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और हम ऐसा हमारा जो जीवन है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के बहुत मुश्किल होगा. इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट अ पावर स्टेशन from where it is brought to our home through the thin wire and electric पोल्स नेटवर्क. तो इलेक्ट्रिसिटी एक पावर स्टेशन से प्रोड्यूस किया जाता है और फिर वहाँ से हमारे घरों तक आता है पतले वायर्स या फिर मोटे वायर्स के ज़रिए, और पोल्स पे जो वायर्स होते हैं उसके ज़रिए, और अंडरग्राउंड केबल्स और वायर्स, या फिर अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के नीचे जो केबल्स होते हैं उसके भी ज़रिए हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ सकता है. हियर वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट एज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को ऐसा भी कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंडक्टर या फिर किसी और कंडक्टर में जो सब्सटेंसेस होते हैं जैसे वायर्स, केबल्स, ऐसे ही किसी सब्सटेंस के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जा सकता है. एक्चुअली इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़ की ज़िंदगी में, द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड इन द सेम सेंस. तो हमारे जीवन में हम इलेक्ट्रिसिटी शब्द और या फिर इलेक्ट्रिक करंट का दोनों का सेम ही मीनिंग निकालते हैं. देयर इज अनदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी का एक और सोर्स भी है, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है या फिर बैटरी, वो भी एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का. नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी, तो इलेक्ट्रिसिटी सेल या फिर बैटरी से कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा. वी हैव टू कनेक्ट इनटू अ सर्किट. तो किसी भी सेल या फिर बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए हमको उसको एक सर्किट से कनेक्ट करना होगा, जोड़ना पड़ेगा. सो लेट अस स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट. तो चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे लिखा हुआ है, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, बल्ब, स्विच एट्सेट्रा. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है. तो कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स, बल्ब, स्विच, जिसपे कि वायर हो, बल्ब हो और स्विच हो. बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल और बैटरी अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो दो टर्मिनल्स के बीच में एक सेल या फिर बैटरी होता है अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, जिसके साथ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट. इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है. एग्जाम्पल के लिए, टेक अ सेल हैविंग अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ निगेटिव टर्मिनल. नाउ ट्राई टू कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द एंड ऑफ स्विच with a piece of copper wire and other end of switch with to the end of bulb holder with
पीस ऑफ कॉपर वायर। तो अब हमें क्या करना है कि उसका एग्जांपल समझने के लिए उसको इलेक्ट्रिक सर्किट को हमें एक सेल लेना है, बैटरी लेना है, जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं, सबको पता होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अब हमें ट्राई करना है कि पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है उसको हमको स्विच से कनेक्ट करना है, और जो निगेटिव वाला है उसको हमको कनेक्ट करना है बल्ब से, और फिर बल्ब से स्विच को कनेक्ट कर देना है, बल्ब और स्विच को दूसरे वायर से। तो ऐसा करने के बाद हमारा सर्किट तैयार हो जाएगा। दी negative terminal of the cell is connected directly to other end of bulb holder with a wire as shown in figure। सॉरी यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने जो अभी बताया आपको कि कैसे कैसे करना है, तो उस पूरे प्रक्रिया को, उस पूरे सेटअप को, उस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। अब होता है सर्किट डायग्राम। सर्किट का आप डायग्राम बना सकते हैं, आपके स्कूलों में मिल भी सकता है बनाने के लिए। सर्किट डायग्राम tells us how the various components in an electric circuit have been connected by using the electrical symbols of the component। तो एक सर्किट का डायग्राम हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि कनेक्ट किए जाते हैं, एक जो कि दर्शाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं किसी सिंबल से। When the bulb glows in an इलेक्ट्रिक सर्किट, जब कोई भी बल्ब ग्लो करता है किसी सर्किट में, व्हेन दी स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच क्लोज होता है, जब आपका सर्किट क्लोज होता है तब आपका बल्ब ग्लो करता है। देन दी स्विच इज सेड टू बी ऑन पोजीशन। तो उस टाइम पे स्विच को कहा जाता है कि वो ऑन पोजीशन पे है। एंड व्हेन दी स्विच इन अ सर्किट इज ओपन, जब आपका सर्किट खुला हुआ होगा यानी कि स्विच ऑफ होगा, दिस स्विच इज सेट टू बी ऑन ऑफ पोजीशन, मतलब कि स्विच को ऑफ पोजीशन पे कहा जाएगा। सो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में अ बल्ब लाइट्स अप ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन, व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। तो एक सर्किट में जब बल्ब ग्लो करता है तो उस टाइम उसको क्या कहा जाता है कि वो ऑन पोजीशन पे है, वो सर्किट वो स्विच ऑन पोजीशन पे है जब किसी भी सर्किट में अगर बल्ब ग्लो करेगा तो। एंड एट दैट टाइम, उस टाइम पे वी कैन से डैट इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट। तो उस टाइम पे हम ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो कंप्लीट है, बिकॉज क्योंकि द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो करंट है वो पूरे सर्किट में आराम से फ्लो कर रहा है। अब है सेकंड उसी सर्किट डायग्राम में एक इम्पॉर्टेंट सी बात। When the bulb does not glow while checking the circuit, notice that sometimes the bulb does not glow even when the switch is on position। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सर्किट है वो ऑन होता है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता। तो इसमें क्यों होता है ऐसा? दिस कंडीशन कैन ऑकर ओनली इफ द बॉल गेट्स फ्यूज्ड। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऐसा कंडीशन ऐसे इसलिए होता है क्योंकि जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो चुका होता है, डैट इज़ इट्स फिलामेंट ब्रेक्स। तो उसका जो फिलामेंट होता है बल्ब में वो टूट गया होता है, इसीलिए ऐसा होता है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग जॉब टू ड्रो द इलेक्ट्रिक सर्किट बाई मेकिंग द एक्चुअल ड्राइंग ऑफ सेल और बैटरी स्विच एंड बल्ब। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने वाला काम है कि हमें अगर कहीं पे सर्किट दिखाना है या फिर बल्ब वगैरह का दिखाना है कि यहाँ पे बल्ब ऐसे होता है, ये वायर्स होते हैं ऐसे, तो उसको दिखाने के लिए ड्रॉ करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए हमको सिंबल्स दे दिए गए हैं, सिंबल्स बताए गए हैं कि इस चीज़ का ऐसे सिंबल होता है। सो द साइंटिस्ट हैव डिजाइंड अ वेरी इजी वे टू रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने एक बहुत अच्छा आसान तरीका बनाया है इसको, इस प्रॉब्लम को टालने के लिए। विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स, हम सिम्बल्स बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, विच आर इजी टू ड्रॉ, जो कि बहुत ही आसान होते हैं ड्रॉ करने में। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड सिम्बल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर शोन हेयर। यहाँ पे दिखाए गए हैं कुछ कंपोनेंट्स, देखिए आपको उतना क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बुक में है आपके, आप बुक से देख सकते हैं।
तो बैटरी का वहाँ पे है। बैटरी में अगर सिंबल है तो एक सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, फिर एक वर्टिकल बड़ा लाइन होगा, फिर एक वर्टिकल छोटा लाइन, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। और फिर वैसे अब बल्ब का होता है कि बल्ब में ऐसे जाकर फिर डब्लू उल्टा बना हुआ होता है, फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक सर्कल कर दिया जाता है। और स्विच जब ऑन पोजीशन पे होता है तो एक लाइन होता है हॉरिजॉन्टल, फिर डॉट, फिर से डॉट, और ऊपर एक और लाइन खींच दिया जाता है। और इसी तरीके के सारे होते हैं। आपके बुक में सिंबल्स तो होंगे, आप उधर से देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इसीलिए सॉरी आपको। इलेक्ट्रिक सेल एंड बैटरी, तो इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी क्या होता है? द कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन द नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो मतलब एक कॉमनली यूज होने वाला सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है जो कि बहुत सारे डिवाइसेस को चलाता है। जैसे कि हमारा रिमोट हो गया, तो उसमें हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी वायर से तो नहीं अप्लाई करते हैं उसमें। तो उसमें कैसे काम करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा। एग्जाम्पल के लिए टॉर्च में कैसे यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो में कैसे होता है, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में, वॉचेस में, टॉयज़ में, ईटीसी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में कैसे यूज़ होता होगा। इज़ एन इलेक्ट्रिक सेल, ऐसा इलेक्ट्रिक सेल की वजह से होता है, उसमें सेल लगा हुआ होता है, उससे होता है। तो कई लोग क्या होता है कि समझते हैं कि सेल और बैटरी दोनों एक ही चीज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेल अलग चीज़ होता है, बैटरी अलग चीज़ होता है। सेल होता है एक ही, मतलब एक ही सेल होता है, और जब बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा, तो बैटरी बनता है। But sometimes a cell is not sufficient to run many devices, as they require a high voltage to run all these appliances. तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही सेल सफिशिएंट नहीं होता। बहुत ऐसे डिवाइसेस को चलाने के लिए एक ही सेल मतलब सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए हमको और सारे सेल्स का ज़रूरत होता है। इसलिए हम 2-3 सेल्स लगाते हैं। आपके टीवी के रिमोट में देखिएगा आप, या फिर एसी के रिमोट में, उसमें दो या फिर दो से ज़्यादा लगे हुए होंगे सेल। तो द सेल प्रोवाइड्स मच लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कम्पेयर टू डैट प्रोवाइड बाई इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। तो जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक का, उससे जितना इलेक्ट्रिसिटी आता है, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है बैटरी से या फिर सेल से। A single electric cell which provides only 1.5 volt of electricity। तो जहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रिक सेल होता है वो 1.5 वोल्टेज ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। वहीं पे जो और नहीं कह सकते, मतलब जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आता है वो 220 वोल्ट हाई वोल्टेज सप्लाई करता है हमको इलेक्ट्रिसिटी। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक सेल्स का कॉम्बिनेशन। सिंस द हायर वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग अ नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज, मतलब कि हम जब बहुत सारे सेल्स को एक सीरीज में कंबाइन करेंगे तो वो बैटरी बनेगा। सो व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज जॉइंड विथ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल, देन द सेल्स आर सेड टू बी जॉइंड इन ए सीरीज। तो जब किसी दो सेल्स के जो निगेटिव होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं, तो किसी भी एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किसी दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से टच कर दिया जाएगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ वो सेल्स सीरीज में हैं। एज सोन इन फिगर बिलो, मतलब फिगर यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है। सो अ बैटरी कैन बी डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स जॉइंट टुगेदर इन ए सीरीज। तो ऐसे जब होगा तो हम ये कह सकते हैं कि ये बैटरी है। एग्जाम्पल के लिए जब टॉर्च में हम दो सेल्स को लगाते हैं तो उसको हम बैटरी कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे दो सेल्स यूज हो रहे हैं। बट इन मेनी डिवाइसेस, बहुत ही सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं, सेल्स आर नॉट प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं कि एक के बाद एक नहीं लगे होते, वो एक के बगल में लगे होते हैं। तो क्या वो बैटरी नहीं है? वो भी बैटरी है, क्योंकि उसमें दो सेल्स यूज हो रहे हैं। अगर उसके मैकेनिज्म को ध्यान से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा।
these two cells are placed side by side, मतलब कि साइड बगल बगल में उस बैटरीज को सॉरी सेल्स को लगाया जाता है। इंस्टीड ऑफ सिंगल सेल, एक सेल यूज नहीं होता। सो टू और मोर सेल्स कनेक्टेड इन साइड बाय साइड मैनर आर सेड टू बी जॉइंड इन पैरेलल। तो जब ये पैरेलल में एक दूसरे के पैरेलल मैनर में लगाए जाते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं पैरेलल मैनर में, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उस कॉम्बिनेशन को भी बैटरी ही कहा जाता है। इफ़ वी कंबाइन टू सेल्स बाय कीपिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इन कनेक्ट विथ द पॉजिटिव टर्मिनल of the other cell or negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of other cell, then the battery often will not work। तो अगर हम ये गलती करते हैं कि किसी दो बैटरीज हैं, तो दोनों बैटरीज के निगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिए और पॉजिटिव टर्मिनल को दोनों के एक साथ जोड़ दिए, तो जो बैटरी है वो काम नहीं करेगा, उसको बैटरी नहीं कहा जाएगा। दी बैटरीज विच आर यूज इन कार्स, बसेस, ट्रक्स, इन्वर्टर्स, तो जो बैटरी बस, कार, इन्वर्टर या फिर ट्रक में यूज़ होता है, आर ऑल्सो मेड ऑफ सेल्स, उसमें भी सेल्स होते हैं, वो भी सेल्स से बना हुआ होता है। देयर इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कार बैटरी इज दैट इट्स सेल्स कैन बी रिचार्ज। तो जो कार की बैटरीज होती हैं उनमें एक खासियत होता है कि वो उसको रिचार्ज किया जा सकता है। ऑर्डिनरी सेल्स हाउएवर कैन नॉट बी रिचार्ज, तो जो साधारण से सेल्स होते हैं उनको फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। कनेक्शन ऑफ सेल्स या फिर बैटरी, तो बैटरी या फिर सेल्स का जो कनेक्शन होता है उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है वो बताया जाएगा इस टॉपिक में। प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर प्रिंटेड इन द बैटरी in order to have exact placement of the cell in their respective battery compartment। तो जो भी बैटरी होता है उस पे माइनस और प्लस के सिंबल्स बने हुए होते हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो उसको इसलिए दिया जाता है कि जब उसको हम बैटरी में कन्वर्ट करेंगे, बैटरी बनाएंगे उसका, तो उन सारे सिंबल्स का यूज़ करके बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। द स्विच और की कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन सर्किट, तो जो स्विच है या फिर की चाबी है उसको सर्किट में हम कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं। द सर्किट इज कंप्लीट एंड इट इज सेड टू बी क्लोज्ड ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन। तो जब सर्किट कंप्लीट होता है या फिर सर्किट क्लोज होता है तो वैसा तभी होगा जब स्विच ऑन होगा। द सर्किट इज इनकम्प्लीट व्हेन इट इज सेड टू बी ओपन और व्हेन द स्विच इज ऑफ। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, सर्किट टूट जाता है जब जो हमारा सर्किट है वो खुला हुआ होगा, ओपन सर्किट होगा तब। और ऐसा जब होगा तो उसको स्विच ऑफ के पोजीशन पे कहा जाएगा। देयर इज अ थिन वायर इन द बल्ब, बल्ब में एक पतला सा वायर होता है जिसको फिलामेंट कहा जाता है, विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो ग्लो करता है। सो इफ़ द बल्ब गेट्स फ्यूज, जब जो बल्ब होता है वो फ्यूज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, देन इट्स फिलामेंट गेट्स ब्रोकन, तो उसका जो फिलामेंट है वो टूट जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताया गया है, नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेंस एज इट मे बी वेरी हॉट एंड कैन डैमेज योर हैंड्स। तो आपको ऐसे खुले हाथों से कभी भी जलते हुए बल्ब को नहीं छूना, या फिर तुरंत जो बल्ब बन हुआ मतलब उसमें से सर्किट काट दिया गया तो करंट जो फ्लो है उसका काट दिया गया, लेकिन फिर भी आपको झटाक से नहीं छूना है बल्ब को, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है, उससे आपके हाथ डैमेज हो सकते हैं। तो कैसे कनेक्ट करना है यहाँ पे दिया हुआ है बैटरी वाला। देखिए यहाँ पे माइनस को प्लस से जोड़ा गया है और इधर भी जो जैसे होता है हमारे रिमोट वगैरह में, तो इसमें देखिए कैसे होता है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे जैसे स्प्रिंग है तो इधर माइनस है, और तो प्लस वाले में माइनस को जोड़ा गया है, और देखिए इधर जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस वाले को जोड़ा गया और माइनस में माइनस को। देखिए यहाँ पे समझ में आ ही रहा होगा आपको, वैसे ही किया जाता है। और प्लस माइनस और ये जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहेंगे? बैटरी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। तो प्रोडक्शन ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस
ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। वी हैव सीन एन इलेक्ट्रिक हीटर, हम अपने घर में देखते हैं ही इलेक्ट्रिक जो हीटर होता है खाना बनाने के लिए, या फिर सर्दियों में जो होता है वो भी रूम हीटर। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, बल्ब में भी सेम ही चीज़ होता है, वो भी ग्लो करता है, वो भी हीट होता है, उसीलिए आपको मना किया जाता है कि नंगे हाथों से उसको नहीं छूना। सो व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, जब इनको स्विच ऑन किया जाता है इनका, आफ्टर कनेक्टिंग टू दी इलेक्ट्रिक सप्लाई, जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट करके इसको ऑन किया जाता है, देन देयर एलिमेंट्स बिकम रेड एंड हॉट एंड रिलीज दी हीट, तब इनके जो एलिमेंट्स हैं वो लाल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। दिस हैपन्स ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। तो हीटिंग इफेक्ट बार बार आ रहा है शब्द, तो इसका मतलब होता क्या है आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। द डिग्री टू विच अ मटेरियल अपोजेस द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इज नॉन एज इट्स रेसिस्टेंस। तो मतलब किसी मटेरियल का जो डिग्री है वो चेंज होता है उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से। एक्चुअली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू हाई रेसिस्टेंट वायर, तो कभी भी अगर हाई रेसिस्टेंट जो वायर है उधर से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, द इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एंड दिस हीट एनर्जी हीट अप द वायर। तो जब हाई रेसिस्टेंट वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा ना, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका वायर है, तार है, वो गर्म होके पिघलना चालू कर देगा। एलिमेंट मतलब जैसे आपने कनेक्ट किया तुरंत ही नहीं होने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें भी। अब एलिमेंट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस कंसिस्ट ऑफ कोयल ऑफ वायर कॉल्ड एन एलिमेंट। तो जो जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, मतलब गर्म होने वाले डिवाइसेस, तो उसमें एक वायर में कॉयल जैसा होता है, कुछ कॉयल हुआ होता है वायर का, तो उसको ही एलिमेंट कहा जाता है। व्हेन दीज अप्लायंसेस आर स्विच्ड ऑन, जब इनको ऑन किया जाता है, आफ्टर कनेक्टिंग टू दी इलेक्ट्रिक सप्लाई से मतलब घर के लाइट से जब कनेक्ट करके ऑन करेंगे, देन देयर एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड रिलीज हीट। तो उस टाइम पे इनका जो एलिमेंट है वो लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और हीट प्रोड्यूस करने लगेगा। देयर आर सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इमर्जन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन्स, गैसियर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स, हेयर ड्रायर एटसेट्रा विच हैव एलिमेंट इनसाइड देम। तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके अंदर कॉयल होता है, एलिमेंट होता है, जिसके ज़रिए वो गर्म होते हैं, जैसे आयरन हो गया और केटल्स हो गए, मतलब इलेक्ट्रिक केटल्स, ऐसे नॉर्मली केटल्स जो होते हैं वो नहीं, और हेयर ड्रायर हो गए। इन सब में होता है अंदर कॉयल या फिर एलिमेंट कहते हैं उनको, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होता है। फैक्टर्स ऑन विच द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स। तो ऐसे फैक्टर्स जिस पे जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का वो डिपेंड होता है। देयर आर टू फैक्टर्स ऑन विच द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड्स। दो चीज़ें होती हैं जिन पे ये हीटिंग इफेक्ट डिपेंड होता है। पहला वायर का रेसिस्टेंस, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मतलब कि करंट कितना उसमें जा रहा है वो। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ वायर, ग्रेटर दी रेसिस्टेंस ऑफ वायर ग्रेटर विल बी हीट प्रोड्यूस। मतलब जितना रेसिस्टेंस होगा वायर का उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा इन इट बाई ए गिवन करंट। मतलब जब करंट उसमें फ्लो करेगा तो जितना उसका रेसिस्टेंस होगा वायर का उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा। इफ़ वी चूज़ टू वायर्स, अगर हम दो वायर्स लेते हैं, वन ऑफ कॉपर एंड अदर इज नाइक्रोम ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब बराबर लेंथ के दो तरीके के वायर्स लेते हैं, एक कॉपर होना चाहिए, एक नाइक्रोम होना चाहिए, तो दोनों का लेंथ बराबर हो, एंड इक्वल थिकनेस, दोनों बराबर मोटे हों,
एंड पास देम द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट, उनमें से दोनों में अगर बराबर करंट को फ्लो कराएं थ्रो देम फॉर द सेम ड्यूरेशन, सेम टाइम के लिए, देन वी विल नोटिस दैट नाइक्रोम विल बिकम हॉटर इन कंपेरिजन टू दी कॉपर वायर। तो कॉपर वायर से ज़्यादा गर्म हो जाएगा नाइक्रोम का जो वायर है वो। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है नाइक्रोम के वायर का वो ज़्यादा होता है कॉपर वायर से। That is why the nichrome wire is used to make heating elements of electric heating appliances such as electric room heater, electric iron। तो जो इसलिए जो नाइक्रोम का तार होता है, वायर होता है, वो हमारे घरों में जो हीटिंग चीज़ें हैं, हीटिंग जैसे हीटर हो गया, रूम हीटर वगैरह वगैरह, जो ऐसे अप्लायंसेस जो कि हीट हों उनमें नाइक्रोम का ही वायर यूज होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर एंड थिकनेस ऑफ वायर। तो जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड होता है वायर के मटेरियल पे, मतलब किस मटेरियल का वायर है और वो कितना मोटा है, कितना लंबा है, ये सारी चीज़ें जो वायर की जो होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसी पे डिपेंड होता है ये रेसिस्टेंट। अब है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पास्ड थ्रू अ गिवन वायर, मतलब कि किसी भी करंट वायर में अगर मैग्नीट्यूड मतलब कि मात्रा कह सकते हैं, मात्रा करंट की कितनी पास कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, वो मात्रा अगर कम ज़्यादा हो तो उससे भी डिपेंड होता है, उस पर भी हीटिंग इफेक्ट, तो उसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। If the magnitude of current passes through a given wire is greater than the heat produced in it, it will also be greater। तो जो किसी कोई भी वायर है तो उसमें अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट फ्लो करेगा तो उसमें जो हीट प्रोड्यूसर है वो भी, उसकी मात्रा भी ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, इफ़ अ नॉर्मल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉपर वायर of household electric wiring, then the wire do not become much hot. But if a large current flows in the same ring accidentally, then the wires become extremely hot and a fire may be started। तो एग्जाम्पल के लिए एक नॉर्मल तार है, वायर है कॉपर का, जो कि घरों में यूज़ होता है वायरिंग में। तो अगर उसमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो नॉर्मली चलेगा। बट अगर उसमें किसी कारण से ज़्यादा अचानक से अगर करंट फ्लो करने लगे, अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए, तो जो वायर है वो जल सकता है, ज़्यादा हॉट होने की वजह से उसमें आग लग सकती है। अप्लायंसेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है तो उस पर जो अप्लायंसेस यूज़ होते हैं उसके क्या कहते हैं उसको छोड़िए, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसके हिसाब से जो अप्लायंसेस है उनके बारे में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट आर, ये सारे हैं मतलब कि अप्लायंसेस जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे यूज़ होते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करने के लिए हम बल्ब का यूज़ करते हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट पे होता है। फॉर द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज वाटर हीटर, जो पानी गर्म होता है, गीज़र कहते हैं उसको, या फिर कुछ और भी, तो वो भी सेम ही चीज़ होता है, गीज़र अलग थोड़ा हो सकता है। तो आजकल जो होते हैं पानी में बकेट में पानी लेकर उसमें डाला जाता है, एक बल्ब के जैसे होता है, उसको डालने से पानी गर्म होता है, तो वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट का होता है। जो रूम हीटर होता है वो भी सेम ही चीज़ है, उसमें भी सेम ही चीज़ होता है। जो आयरन होता है जिससे हमारे कपड़े प्रेस होते हैं, उसमें भी सेम ही वर्क होता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन ए सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो जो हीटिंग इफेक्ट है करंट का, उसको हम अगर मतलब अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए तो आग लग सकता है, तो उस कारण से, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करेंगे। वो क्या होता है अब उसके बारे में पढ़ना है हमको। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, तो जो CFLs होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं उनके बारे में। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज बेसिकली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट, बट इफ इट ऑल्सो रिलीजेज हीट
which is not desirable because a major part of electricity consumed by filament of the bulb is converted into heat. तो अगर कोई भी बल्ब है उसका यूज़ हम लाइट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, लेकिन कभी 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 नहीं, लेकिन अगर वो ही बल्ब अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट्स हैं वो कंज्यूम्ड हो जाएंगे फिलामेंट से, मतलब कि ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च होने लगेगा एंड रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको उससे बचना है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? सो दिस वेस्टेज कैन बी दिस वेस्टेज कैन बी डिक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट। तो CFL का यूज़ करते हैं, आजकल हर जगह CFL ही यूज़ होता है। तो CFL वाइट कलर का लाइट होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होता। एज सोन यहाँ पे भी फिगर नहीं है, उसके लिए भी सॉरी। इन प्लेस ऑफ द बल्ब्स, तो बल्ब्स की जगह पे इन्हीं का यूज़ होता है आजकल। बिकॉज द ISI मार्क इंश्योर्स सॉरी हाउएवर बिफोर परचेजिंग बल्ब्स, मतलब कि बल्ब खरीदने से पहले हमको ट्यूब्स, और मतलब ट्यूब्स जो होते हैं CFL के, उनको ख़रीदने से पहले हमको उसके ऊपर ISI मार्क को देखना ज़रूरी है। ISI मतलब क्या होता है? ISI मतलब कोई भी चीज़ कितनी सेफ़ है वो ISI मार्क से ही पता चलता है। बिकॉज द ISI मार्क इंश्योर्स दैट द अप्लायंसेस इज सेफ और वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम। तो ISI मार्क से ये पता चलेगा कि जो अप्लायंस है, मतलब जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं वो सेफ़ है, और जो उससे एनर्जी है उसका जो वेस्टेज है, उसमें जो एनर्जी वेस्ट होगा वो कम होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? A safety device which works on the heating effect of current and prevents electric fires or damage to appliances due to excessive flow of current is known as the fuse। तो फ्यूज़ क्या होता है? एक सेफ्टी डिवाइस होता है, वो सेल्फ को मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है हमारे लिए। तो उसका यूज़ कैसे होता है? मतलब एक डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो कि खुद को सेक्रीफाइस कर दे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट के कारण, और हमें बचा रहे, हमारे जो अप्लायंसेस हैं उनको डैमेज होने से बचा ले, उसी को फ्यूज कहा जाता है। मैंने हिंदी में बताया, यहाँ पे लिखा तो हुआ है पहले से इंग्लिश में। दिस सेफ्टी डिवाइस कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ थिन वायर। तो इसमें क्या होता है? एक छोटा सा थिन मतलब पतला सा वायर होता है, एक छोटा, तो ऑफ टीन प्लेटेड, मतलब वो कॉपर का होता है, कॉपर और टीन से मिला हुआ। हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। एंड दिस वायर हैज़ मच ग्रेटर रेसिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब उससे क्या होता है कि अचानक से कभी वोल्टेज बढ़ेगा तो जो फ्यूज़ है उसमें जो वायर है पतला सा, वो टूट जाएगा, और वहीं पे जो सर्किट है वो टूट जाने के कारण हमारे घरों में ज़्यादा वोल्टेज नहीं आएगा, और हमारे सारे जो अप्लायंसेस हैं वो बच जाएंगे डैमेज होने से। यही काम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। सो ड्यू टू दिस, इसी कारण से इफ़ द करंट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग सडनली इंक्रीज, मतलब जैसे कि मैंने बताया कि अचानक से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाए, देन द फ्यूज़ वायर गेट्स हीटेड। जो वायर है फ्यूज़ का वो गर्म होने के कारण टूट जाएगा, मेल्ट होने के कारण टूट जाएगा, और जो करंट है वो हमारे घर में आने से रुक जाएगा। दिस प्रिवेंट्स फायर इन हाउस एंड ऑल्सो द डैमेज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, फैंस, ट्यूबलाइट्स, TV। तो इससे हमारे बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, जलने से, डैमेज होने से, आग लगने का भी खतरा टल जाता है इसके वजह से। व्हेन अ फ्यूज़ गेट्स ब्लोन, जब ये टूट जाता है फ्यूज़ का जो वायर है मतलब अंदर का, वो जब टूट जाता है, अ न्यू फ्यूज़ हैज़ टू बी फिटेड इन इट्स प्लेस इन ऑर्डर टू रीस्टोर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन द हाउस होल्ड सर्किट। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि एक नया फ्यूज़ लगा दिया जाता है पिछले वाले की जगह पे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताया गया है, वी शुड नॉट यूज़ अ थिक वायर एज अ फ्यूज वायर बिकॉज इट विल हैव लो रेसिस्टेंस एंड थस इट विल नॉट गेट हीटेड टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट व्हेन अ लार्ज करंट पासेस थ्रू इट। तो हमें एक पतला वायर कभी भी नहीं यूज़ करना है, मतलब फ्यूज़ की जगह पे,
कुछ भी नहीं यूज़ कर लेना, मतलब मार्केट से ही खरीद के लाके यूज़ करना है, क्योंकि उससे खतरा होता है बहुत खतरा होता है उससे। अगर हम खुद के अपने यहाँ से अगर इंजीनियर बनने लगे तो बहुत खतरा हो जाएगा। केस ऑफ लार्ज करंट फ्लो इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, मतलब कि जो करंट फ्लो होता है हमारे घरों में वो अगर बढ़ जाए तो क्या होगा इलेक्ट्रिक वायरिंग में। एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग सर्किट अंडर टू circumstances, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। तो हमारे घर में कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो सर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो कभी भी जो मैंने बताया कि कभी कभी अचानक से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगे हमारे घरों में, तो वही होता है शॉर्ट सर्किट, उसी के कारण होता है। वी माइट हैव रीड रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर, हमने कभी कभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि यहाँ पे आग लग गया, वो जल गया, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसी के कारण होता है। नाउ लेट्स स्टडी दिस टू टर्म्स, अब टू टर्म्स को पढ़ते हैं, ये दोनों टर्म्स को, कि ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, इंट्रोडक्शन तो दे दिया है, अब कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ओवरलोडिंग क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टू मच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इनटू अ सिंगल सॉकेट। तो किसी भी एक सॉकेट में अगर हम ज़्यादा अप्लायंसेस का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा उस पर लोड देंगे, ज़्यादा प्रेशर देंगे, मतलब कह सकते हैं प्रेशर, तो उससे ओवरलोडिंग होगा। दे ड्रॉन एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट फ्रॉम दी हाउस होल्ड सर्किट। तो जो हमारा सर्किट है हाउस होल्ड सर्किट, मतलब घर का जो सर्किट है, उसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा। द फ्लो ऑफ लार्ज करंट ड्यू टू ओवरलोडिंग में हीट ऑफ कॉपर वायर्स ऑफ वायरिंग टू अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड फायर में भी स्टार्टेड। तो जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा अपनी ओर ओवरलोडेड होने के कारण, तो जो हमारे घर के तार हैं कॉपर के, तो उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगा और उनमें जो आग लगने की संभावना है वो भी बढ़ जाएगी, और कभी कभी आग भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड बाई हाउस होल्ड थ्रू टू insulated wires which run together and each reach each and every electric appliances। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में सप्लाई होता है दो वायर्स से, इंसुलेटेड वायर्स से, दोनों साथ ही में टुगेदर मूव करते हैं और हर जगह पहुंचते, जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं हर जगह पहुंचते हैं। one insulated wire is called live wire and other is called insulated wire, other insulated wire is called neutral wire। तो एक को लाइव वायर कहा जाता है और दूसरे को न्यूट्रल वायर कहा जाता है। एंड बोथ दीज वायर्स आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। और ये दोनों नेसेसरी होते हैं, दोनों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, मतलब अप्लायंस को चलाने के लिए, उसको रन कराने के लिए, चलाने के लिए। So if in case the plastic insulation of the live wire and neutral wire gets worn due to wear and tear, तो कभी मान लीजिए अचानक से किसी कारणवश तो जो इनके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर है वो हट जाता है, वो टूट जाता है, और दोनों एक दूसरे से अगर कनेक्ट हो जाते हैं, सट जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के अंदर जाने लगेंगे और उसी के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वन इंसुलेटेड वायर इज, वो तो हो गया। सो दिस टचिंग ऑफ लीव वायर एंड न्यूट्रल वायर डायरेक्टली इज नॉन एज शॉर्ट सर्किट। तो ये जो टचिंग है, दोनों एक दूसरे से टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, एक दूसरे से चिपक रहे हैं, तो उसी को शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। ड्यू टू विच अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू दी हाउस होल्ड वायरिंग। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा घर का जो वायरिंग है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा अचानक से। एंड दिस लार्ज करंट में हीट द वायर्स टू डेंजरसली हाई टेम्परेचर एंड फायर में भी स्टार्टेड। तो इससे आग भी लग जाएगा और अचानक से जो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा वायर्स का, और उससे आग भी लग जाएगा। नो, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताया गया है, ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूजेज विच हैव been specified for a particular appliances carrying ISI mark। never use just any wire or a strip of metal in plastic in place of fuse। तो हमें
फ्यूज़ की जगह पे कुछ भी यूज़ नहीं करना है हमको, बस फ्यूज़ ही यूज़ करना है। और फ्यूज़ खरीदते टाइम हमको ये ध्यान देना है कि उस पर ISI मार्क हो। अब है MCB क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो फ्यूज़ ही होता है MCB। दिस इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड। तो ये जो थिंग है, ये जो चीज़ है MCB, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है आजकल सब जगह। MCB डज नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम नहीं करता है। कैसे काम करता है देखिए, एज इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। these switches automatically turn off when the current in a circuit exceeds the safe limit। तो ये भी फ्यूज़ की तरह काम करता है, लेकिन फ्यूज़ की तरह हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है वो आगे पढ़ेंगे हम, अभी आगे के टॉपिक्स में है वो। तो ये कैसे काम करता है, अगर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अगर अपनी सीमा पार कर दे, वो ज़्यादा ये करंट प्रोड्यूस होने लगे, तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। व्हेन टर्न देम ऑन, जब उसको हम फिर से चालू करेंगे, एंड सर्किट इज़ वंस अगेन कंप्लीटेड, तो फिर से जो सर्किट है वो फिर से कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब वो टॉपिक आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से मतलब पास करता है, देन द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो इससे जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो वायर बिहेव करने लगेगा मैग्नेट की तरह। दिस फिनोमिना इज नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है करंट का। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, who found that when an electric current is passed in a wire, then the compass needle placed near it got reflected from its usual north south position। तो इस चीज़ को किसने डिस्कवर किया था, किसने खोजा था, तो खोजने वाले साइंटिस्ट का नाम है हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। तो इन्होंने कैसे ढूंढा था, इन्होंने सिंपली इस मैकेनिज्म पे काम कर रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैकेनिज्म पे, और उन्होंने देखा कि जो जब ये काम कर रहे थे तो देखा है उन्होंने कि कंपास जो होता है, तो जब इन्होंने फ्लो कराया करंट को वायर के थ्रू, तो देखा इन्होंने कि जो नीडल है नॉर्थ और साइड साउथ पोजीशन को जो बताता है, डायरेक्शन देता है, तो वो मूव करने लगा वायर की ओर। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ने काम किया। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक इफेक्ट, तो जो एक सीधा वायर है तो उसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट इज इंक्रीज्ड ओनली इफ वी यूज अ लॉन्ग कॉयल ऑफ वायर, तो ऐसे तभी होगा जब हम एक लंबा सा कॉयल यूज करेंगे वायर का, ऑफ अ स्ट्रेट वायर, मतलब एक सीधे वायर का ऐसा कॉयल बनाकर हम यूज़ करेंगे उसका, तभी ऐसे काम करेगा। इवन फर्दर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज इंक्रीज इन द कॉयल ऑफ वायर इज वाउंड अराउंड एन आयरन रॉड। तो हम किसी भी मतलब ऐसा देखने के लिए हम कोई भी एक रॉड लेंगे, रॉड के चारों तरफ उसको राउंड 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 वायर को लपेट देंगे, और लपेटने के बाद उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से, याद रखिएगा बैटरी से, और वो भी पूरी तरह से ज़्यादा पावरफुल बैटरी से नहीं, हल्के से बैटरी, मतलब जिसमें ज़्यादा पावर ना हो उसमें। अगर आपने उसको अपने घर के अप्लायंसेस में या फिर मतलब पावर सप्लाई में कनेक्ट किया तो आपको झटका लगने का चांस है, तो आप ऐसा ना करें घर पे। तो अगर कनेक्ट करेंगे तो हम ऐसा, अगर करना भी है तो किसी बड़े के आप सहानुभूति लेकर आप उन्हीं के निगरानी में करिएगा ऐसा। तो ऐसा जब हम करेंगे तो देखेंगे कि जो आयरन है, आयरन का जो स्ट्रिप है, जो आयरन रॉड है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इट इज़ अ मैग्नेट मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के यूज से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से जो मैग्नेट बनता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ कॉयल इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन। तो ये ऐसे काम करता है कि एक आयरन पे अगर आप वायर को लपेट देंगे, इंसुलेटेड वायर को, मतलब बाहर से वो इंसुलेटेड हो, जैसे कि आपके घर के तार होते हैं वैसे ही, तो अगर हम लपेट देते हैं तो वो काम करेगा। कहाँ क्या, मैग्नेटाइज्ड आयरन विच इज मैग्नेटाइज्ड ओनली व्हेन, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तभी वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। दिस मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉयल इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये जो होता है मैग्नेट, उसमें एक बड़ा लंबा कॉयल होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर का, जो कि उसके चारों तरफ राउंड राउंड किया गया होता है। एंड व्हेन द टू एंड्स ऑफ कॉयल, तो जो कॉयल है जिसको हमने लपेटा है आयरन के स्टिक के चारों तरफ, तो उसका जो एक एंड पॉइंट है, दोनों एंड पॉइंट हैं, अगर वो एक सेल से, एक बैटरी से या फिर किसी भी ऐसे से जिसमें ज़्यादा पावर ना हो, अगर उसमें कनेक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो करंट है वो कॉइल में पास कर रहा है, और जो कॉइल है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेस द आयरन रॉड। तो इससे क्या होगा कि जो आयरन रॉड है वो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जाएगा और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। सो इफ़ वी स्विच ऑफ द करंट इन कॉयल, तो हम जब स्विच को ऑफ करेंगे कॉयल वाले करंट का, जो स्विच ऑफ कर देंगे, तो जो मैग्नेटिज्म है रॉड का वो भी डिसअपियर, गायब हो जाएगा वो भी। एंड इट विल नो लॉन्गर बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो अब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। देयर आर टू फैक्टर्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर। तो दो तरीके हैं जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग बन सकता है, पावरफुल बन सकता है। डैट इज़ बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट यूज्ड इन कोयल। तो जो करंट में कोयल में जो करंट यूज़ हो रहा है उसको अगर हम इंक्रीज कर देंगे उसकी मात्रा को, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और एक और तरीका है, अगर हम जो उसमें कॉयल है उसकी मात्रा भी बढ़ा देते हैं तो भी उसमें उसका जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, अब चलिए उसको पढ़ते हैं। दीज मैग्नेट्स आर यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं, जैसे बेल हो गया, घंटी, स्कूलों में होता है, डोरबेल होता है वो, इलेक्ट्रिक फैन जो पंखा होता है उसमें यूज़ होता है, ये मोटर में यूज़ होता है। दीज मैग्नेट्स हैव देयर यूटिलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक, मतलब ये जनरेटर्स पे भी यूज़ होता है। तो जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग उसमें ज़रूरत होता है मैग्नेटिक फील्ड का। फॉर डिफ्लेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ पिक्चर ट्यूब ऑफ टीवी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज। तो टीवी में जो हमको जो भी चीज़ दिखता है उसको दिखाने के लिए भी उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ होता है। द मैग्नेटिक सेपरेशन ऑफ आयरन ओर्स फ्रॉम द अर्थ अर्थली सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें अर्थिंग पे काम करते हैं। अर्थिंग मतलब कि अर्थ से मिलने वाले इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं, तो उसमें भी कभी कभी यूज़ होता है इसी का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। फॉर प्रिपेयरिंग स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट्स, मतलब कि स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, मतलब ये जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल देखा वो परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्पररी होता है। लेकिन जो परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसको भी प्रिपेयर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। अब एडवांटेज क्या क्या होते हैं इसके। एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ओवर परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स के मैग्नेट्स से ज़्यादा इस, मतलब परमानेंट जो परमानेंट जो मैग्नेट्स हैं उनसे ज़्यादा ये एडवांटेज इसमें क्या क्या होते हैं उनके बारे में। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज टेम्पररी फॉर्म ऑफ मैग्नेट बिकॉज इट्स मैकेनिज्म इज ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट्स कॉयल।
तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्पररी होता है इसी कारण, क्योंकि जो उसमें मैकेनिज्म यूज़ होता है वो कॉइल से यूज़ होता है, और उसमें जो करंट फ्लो करता है उसी मतलब जितनी देर उसमें करंट फ्लो करता है उतने ही ड्यूरेशन के लिए वो मैग्नेटिक बना रहता है। एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ बेटर देन अ परमानेंट मैग्नेट इन मेनी रिस्पेक्ट्स। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ज़्यादा यूज़फुल है जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनके मुकाबले। देर आर सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर द परमानेंट मैग्नेट्स विच आर स्टेटेड एज फ्लोज। तो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं एडवांटेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के हैं, और वो जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। दी मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। तो जो मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रोमैग्नेट का उसको ऑन ऑफ किया जा सकता है अपने ज़रूरत के हिसाब से, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल विथ एन परमानेंट मैग्नेट। तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसमें ऐसा नहीं होता पॉसिबल। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स in coil, by increasing the current passing through the coil of electromagnet can be made very strong। तो जो कॉयल में जो नंबर है टर्न्स का, मतलब जितना वो घुमावदार रहेगा तो उसमें उतना ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जितना करंट उसमें फ्लो करेगा उतना ही वो मैग्नेटिक होगा, और उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब जो है वो ज़्यादा कॉइलिंग के वजह से उसमें जितने कॉयल होंगे उतना ही वो पावरफुल होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऑन अदर हैंड जो परमानेंट मार्केट्स होते हैं सॉरी मैग्नेट्स होते हैं वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता, उनके पावर को कम या फिर ज़्यादा नहीं किया जा सकता। वो स्ट्रॉन्ग के स्ट्रॉन्ग रहेंगे, या फिर जितने उनका पावर है वो उतने ही रहेंगे। अब इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, यही आपका लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिक बेल है वो मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है करंट के। इट हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है अंदर। लेट अस स्टडी इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एज वेल। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि उसमें कैसे काम होता है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल कैसे बनता है, उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक बेल हैज़ यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें जो मैग्नेट होता है वो यू शेप का होता है। देयर इज़ अ स्मॉल आयरन बार कॉल्ड आर्मेचर। तो उसमें एक आयरन बार होता है जिसका नाम आर्मेचर होता है। विच विच इज़ विच इज़ इन फ्रंट, मतलब कि वो जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के उन्हीं के सामने उसको रखा हुआ होता है। उसको द लोअर एंड ऑफ आयरन बार, जो आयरन बार का नीचे वाला हिस्सा है उसको अटैच कर दिया जाता है जो स्प्रिंग होता है फ्लैट स्प्रिंग, एंड फ्लैट स्प्रिंग इज इटसेल्फ फिक्स्ड इनटू अ मेटल ब्रैकेट्स। तो जो आयरन होता है उसको उसके निचले हिस्से को स्प्रिंग से अटैच कर दिया जाता है, और जो स्प्रिंग होता है वो पहले से फिक्स होता है मेटल के ब्रैकेट से। द अपर एंड ऑफ आयरन बार, जो आयरन बार का ऊपरी हिस्सा है, हैज़ क्लैपर अटैच टू इट। तो मतलब जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें क्लैपर होता है जिससे कि वो अटैच हो जाता है। अ मेटल गोंग इज फिक्स्ड नियर दी क्लैपर। तो जो गोंग होता है मेटल गोंग उस वो फिक्स होता है क्लैपर के पास। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो कैसे काम करता है। इन ऑर्डर टू रिंग द बेल, जब हम बेल बजाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेस द पुश बटन स्विच इन ऑर्डर टू रिंग द बेल। तो हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक बेल को दबाते हैं तो हम स्विच ही तो ऑन करते हैं, तो उससे जो सर्किट है वो चालू हो जाता है। सो व्हेन वी प्रेस द स्विच, जब हम स्विच ऑन करते हैं, देन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ बेल इज कंप्लीट। तो जो हम जैसे स्विच हमने ऑन किया तो जो उसका सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अ करंट पासिस थ्रू द कॉयल
तो जो कॉइल होता है उसमें करंट पास करने लगता है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है एंड इट गेट्स मैग्नेटाइज। तो जो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के कारण उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन एम्यूचर। तो जो आयरन पीस था, आयरन एम्यूचर था, उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, खींचने लगता है। सो एज द एम्यूचर मूव्स टूवर्ड्स द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके जो पोल्स हैं उनकी तरफ ये मूव करने लगता है। द क्लैपर अटैच टू इट स्ट्राइक्स द गोंग। तो जो गोंग होता है कटोरी की तरह, उसमें जो क्लैपर है वो जाकर स्ट्राइक मतलब कि टन से मारता है एंड प्रोड्यूसेस अ रिंग साउंड। तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस होता है, रिंग साउंड मतलब कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इट इम्प्लाइज डैट द बेल रिंग्स। तो इससे हमको ये पता चलता है कि बेल बज गया। व्हेन द एम्यूचर मूव्स टूवर्ड्स द मैग्नेट। तो जो एम्यूचर है वो मैग्नेट की तरफ जब मूव करता है, इट कनेक्ट्स विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू इज ब्रोकन। तो जो उसका स्क्रू है वो मतलब जो सर्किट है वो टूट जाता है उसके आगे आने के कारण। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स। तो इसी कारण जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो टूट जाता है और जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ देता है और ये फिर से आयरन जो एम्यूचर है वो पीछे चला जाता है और पीछे जाता है तो फिर से वो अटैच हो जाता है अपने स्क्रू से और फिर से सर्किट चालू होता है और ऐसे फिर से रिपीट होते रहता है ये मोशन और टिंग टोंग बजते रहता है। एज सून एज द एम्यूचर कम्स बैक एंड टचेस द कॉन्टेक्ट स्क्रू। मतलब पीछे आता है मैग्नेटिक इफेक्ट के हटने के कारण जो एम्यूचर है वो पीछे आता है और वो स्क्रू से फिर से कनेक्ट होता है तो फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फिर से फ्लो करने लगता है जिससे फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करने लगता है और फिर से जो आयरन एम्यूचर है उसकी तरफ खींचे चला जाता है और फिर से वो आवाज़ करता है गोंग में। फिर से वो जो हैमर कह सकते हैं उसको, हैमर फिर से स्ट्राइक करता है और फिर से साउंड प्रोड्यूस होता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ मेक एंड ब्रेक। तो ये जो प्रोसेस है टूटने और बनने का इलेक्ट्रिक सर्किट का कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज वी, जब ये तब तक होते रहेगा जब तक हम स्विच को प्रेस किए रहेंगे तब तक ऐसा होते ही रहेगा। ड्यू टू दिस द एम्यूचर वाइब्रेट्स फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड रैपिडली। तो इससे जो एम्यूचर है वो आगे पीछे रैपिडली यानी जल्दी जल्दी होते रहेगा आगे पीछे, ईच टाइम मेकिंग द क्लैपर स्ट्राइक द गोंग। तो इससे जो क्लैपर है वो बार बार गोंग को स्ट्राइक करेगा, उसमें बार बार टच होगा खूब स्पीड से और इससे आवाज़ प्रोड्यूस होगा और ऐसा लगातार होते रहेगा, क्लैपर बार बार स्ट्राइक करते रहेगा। तो ये था कैसे काम करता है इलेक्ट्रिक बेल और इसी के साथ जो हमारा आज का चैप्टर है वो भी होता है ख़त्म। और जो बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी वो दिवाली होने के कारण आवाज़ें आ रही थी पटाखे की, तो उसके लिए सॉरी। और भी कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।